Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मॉडिफाइड पार्वती कालीसनेट चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो जो ये आपका मॉडिफाइड पार्वती कालीसनेट कंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मॉडिफाइड पार्वती कालीसनेट चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। ये इंटीग्रेट करेगा पीकेसी रिवर लिंक को ERCP के साथ, जो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। मॉडिफाइड पार्वती कालीसनाथ चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट के बारे में हम जान ले। इसको अप्रूव किया गया था 2022 में। इसका मकसद था इंटीग्रेट करना पार्वती कालीसनाथ चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के साथ। ये पार्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का। इसका मकसद है कि ऑप्टिमाइज किया जाए वाटर यूजेस को चंबल बेसिन में और प्रोवाइड किया जाए ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर को, जो 13 डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न राजस्थान के उनके लिए, मालवा और चंबल रीजन के लिए मध्य प्रदेश के। ERCP फोकस कर रहा है इंट्रा बेसिन वाटर ट्रांसफ़र के ऊपर चंबल बेसिन से। ये एड्रेस करेगा जो डेफिसिट है सब बेसिन में, यूटिलाइज करके सरप्लस वाटर को कालसिनर, पार्वती, मेज और चाखन सब बेसिन से, मतलब जहाँ पर सरप्लस है, जहाँ पर डेफिशिएंट है, उसके माध्यम से इसकी आपूर्ति की जाएगी। चंबल रिवर के बारे में अब हम जान लें। ये ओरिजिनेट करता है जानपाव साउथ ऑफ मऊ टाउन में। ये पेरिनियल चंबल रिवर फ्लो करता है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो किस स्टेट में फ्लो करता है ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये कन्वर्ज करता है 5 रिवर के साथ, जिसमें कि चंबल, कुंवारी, यमुना, सिंध, पाहुच है। इस कारण इसको पंचनद भी कहता है, बहरैन के पास उत्तर प्रदेश में। जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जो कि लेफ्ट हैंड में इसका बानस और मेज है, राइट हैंड में पार्वती, काली सिंध और शिप्रा रिवर है। तो कौन सा मेन ट्रिब्यूटरी है वो याद होना चाहिए। नोटेबल डैम की अगर हम बात करें इसके कोर्स के दौरान, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। चंबल रिवर आपका होम है नेशनल चंबल सेंचुरी का, जो कि एक क्रिटिकल हैबिटेट है इंडेंजर घड़ियाल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बानस, कालिस नदी, पार्वती, चंबल रिवर सबको, ये आपका जो है बाउंड्री है, ये रिवर को दर्शाया गया है यहाँ पे। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में जानेंगे। इंडिया इज प्रपोज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एज इट नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2024-25 साइकिल। भारत ने प्रपोज किया है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसका नॉमिनेशन को इंक्लूजन के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2024-25 के साइकिल के लिए। इसके बारे में हम जान ले। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को कंसीव किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 1670 CE पे। इसको क्राफ्ट किया गया था 17 से 19 सेंचुरी के दौरान पे। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप रिप्रेजेंट करता है एक एक्सेप्शनल फोर्टिफिकेशन और मिलिट्री सिस्टम को, जो कि इन्विजन किया गया था मराठा रूलर के द्वारा। 3 कैटेगरी है नॉमिनेशन के, कौन कौन से, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जिसको कि डेवलप किया गया था 17 से 19 सेंचुरी के दौरान, इसको नॉमिनेट किया गया है कल्चरल कैटेगरी पे। इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हिल फोर्ट, सालेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और गिंगरी फोर्ट, हिल फॉरेस्ट फोर्ट, प्रतापगढ़, हिल प्लेटू फोर्ट एंड पंचशाला, कोस्टल फोर्ट, विजयदुर्ग, आइलैंड फोर्ट, खंडेरी, स्वर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अक्रॉस डाइवर्स रीजन में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ जिंजी फोर्स, जो सारा फोर्स है इसका, वो महाराष्ट्र में, उसको छोड़ दें अगर हम। तो इस्टेब्लिशमेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो 1670 CE जो था, जो शासनकाल था आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहाँ से ये परसिस्ट किया था अंटिल 1880 तक। महत्व की इसकी अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ टेरेन, ये यूटिलाइज करता है एग्जिस्टिंग टेरेन को गोरिल्ला वारफेयर का, मुगल के खिलाफ और यूरोपियन कोस्टल पावर के खिलाफ। यूनिक मिलिट्री लेगेसी था। मराठा एम्पायर वॉरफेयर का जो स्ट्रेटेजी था वो यूनिक एग्जाम्पल था, ग्लोबल सिग्निफिकेंस इसका रखता है। रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो इसको इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2021 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। मेजर फोर्ट की अगर हम बात करें तो रायगढ़ हो गया, ये कॉर्नेशन साइट है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवनेरी हो गया, ये बर्थ प्लेस है शिवाजी का। सिंधुदुर्ग जिसको बिल्ड किया गया था आइलैंड में कोंकण रीजन के। प्रतापगढ़ ये साइट है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था शिवाजी का अफजल खान के साथ। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फोर्ट है। नॉमिनेशन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कल्चरल प्रॉपर्टी फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको नॉमिनेट किया गया है। इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 34 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स साइट है।
महाराष्ट्र में जो कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें कि अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिसको कि पहले हम विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते हैं, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एम्बलम ऑफ मुंबई, ये सारे हैं। तो कहाँ पर ये पता होना चाहिए। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये आपका वेस्टर्न घाट है जो कि फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला पे। तो नेचुरल जो है कौन सा यार किस किस स्थिति में फैला हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट बेल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर डिफॉल्ट बेल होता क्या है। जो हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दिया है जिसमें जो एक्यूज है वो नहीं ले सकते डिफॉल्ट बेस को इस ग्राउंड पे कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है उनके खिलाफ, और जो दूसरे एक्यूज है जो चार्जशीट फाइल किया गया है प्रोब एजेंसी के पास वो इनकम्प्लीट है इस ग्राउंड पे। कोर्ट का मानना है कि जो बेनिफिट है प्रोविजो का जो कि दिया गया है सब सेक्शन क्लॉज 2 में सेक्शन 167 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के, ये अवेलेबल है ऑफेंडर के लिए सिर्फ तभी जब कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उनके खिलाफ तभी मिलेगा, लेकिन अगर चार्जशीट फाइल है उनके खिलाफ तब नहीं मिलेगा। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाता है तो वो जो राइट है वो खत्म हो जाता है और जो एक्यूज है वो नहीं क्लेम कर सकते डिफॉल्ट बेल को इस ग्राउंड में कि इनकम्प्लीट चार्जशीट है वो पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन एक्यूज के खिलाफ। डिफॉल्ट बेल जिसको कि हम स्टैट्यूटरी बेल के नाम से भी जानते हैं, ये अधिकार है बेल का जो कि अराइज होता है जब पुलिस जो है वो फेल कर जाती है कंप्लीट कर पाने में इन्वेस्टिगेशन को एक स्पेसिफाइड पीरियड पे। ये जो अधिकार है ये दिया गया है सेक्शन 167 क्लॉज 2 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट बैटरी। तो हम जानेंगे सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। Toyota aims to launch next generation solid state battery within 3 years with the potential for 2 set of battery electric vehicle in its lineup, one using existing lithium ion battery and another featuring the new solid state battery। तो कौन सी कंपनी लॉन्च करने जा रही है क्या ये सब समझेंगे। तो टोयोटा का मकसद है कि वो बहुत जल्द लॉन्च करेगी नेक्स्ट जनरेशन सॉलिड स्टेट बैटरी को 3 साल के दौरान ही, जिसका पोटेंशियल होगा 2 सेट ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कि उसके लाइनअप में है। एक तो उपयोग करेगा एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी का और दूसरा फीचर करेगा न्यू सॉलिड स्टेट बैटरी को। ये जो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर को, डबल कर देगा उसके रेंज को और ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा चार्जिंग के समय को अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से। तो सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो उपयोग करेगा सॉलिड इलेक्ट्रोड और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का, ना कि लिक्विड या पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोलाइट का जो कि पाया जाता है लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी पे। सॉलिड स्टेट बैटरी यूज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग सिरेमिक, सॉलिड पॉलीमर एंड ग्लास। और जो सॉलिड स्टेट बैटरी है वो उपयोग करेंगे वैरायटी ऑफ मटेरियल का जिसमें कि सिरेमिक, सॉलिड पॉलीमर और ग्लास है। जो वर्किंग प्रिंसिपल है सॉलिड स्टेट बैटरी का वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी के जैसे ही। डिस्चार्ज के बाद जो कैथोड है वो रिड्यूस होते हैं और एनोड ऑक्सीडाइज होते हैं। लिथियम आयन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की ओर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से, और रिवर्स प्रोसेस जो है वो चार्जिंग के दौरान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या अंतर रहेगा। लफिंग गर्ल, तो हम जानेंगे लफिंग गर्ल के बारे में। लफिंग गर्ल अ माइग्रेटरी बर्ड नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो आपका लफिंग गर्ल जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि नेटिव है नॉर्थ अमेरिका के लिए, इसको देखा गया है पहली बार भारत में। द बर्ड इज नोन फॉर इज यूनिक लॉफ्टर लाइक कॉल रिसेम्बलिंग ह्यूमन लफ्टर। ये बर्ड को जाना जाता है इसके यूनिक लफ्टर लाइक कॉल के लिए जो कि दर्शाता है ह्यूमन के लफ्टर के जैसा ही। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, IUCN के रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में रखा गया लफिंग गर्ल को। साइट एंड CMS स्टेटस में इवेलुएट नहीं किया गया है। इसके अगर हम रेंज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है अटलांटिक और गल्फ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थर्न साउथ अमेरिका के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। करप्शन इंडेक्स, तो हम जानेंगे करप्शन इंडेक्स के बारे में। इंडिया का जो रैंक है वो 93rd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 के दौरान, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो किसके द्वारा इस लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका 2023 का रैंकिंग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन इंडेक्स का, उसमें भारत का रैंक 93rd है आउट ऑफ 108 कंट्री में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये इवेलुएट करता है कंट्री को जो कि बेस्ड है परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन के ऊपर, जिसमें उपयोग किया जाता है जो स्केल है 0 मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट और 100 मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लीन। हाईलाइट जो है इस रिपोर्ट का 2023 में इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 39 है जो कि स्लाइटली डिक्रीज किया है। ये 40 था 2022 में और इसका रैंक जो था 85 था उस समय। सिंगापुर जो है उसका रैंकिंग एशियन रीजन में इसका स्कोर 83 है। डेनमार्क टॉप कर रहा है ग्लोबल रैंकिंग में, मतलब वहाँ पे करप्शन ना के बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड। तो हम जानेंगे प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड के बारे में।
World Bank and Citi have collaborated to launch a $100 million bond aimed at addressing plastic waste. वर्ल्ड बैंक और सिटी ने कोलैबोरेट किया है कि वो मिलकर लॉन्च करेंगे $100 मिलियन का बॉन्ड, जिसका मकसद होगा एड्रेस करना प्लास्टिक वेस्ट को। व्हाट इज बॉन्ड एंड प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड? ये बॉन्ड होता क्या है और प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड है क्या? Bond is a financial instrument representing a loan made by an investor to a borrower, typically a government or corporation. In return, the borrower agree to pay periodic interest and return the principal amount at maturity. बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लोन को, जो कि दिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा बोरोवर को, टिपिकली गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन को। रिटर्न में जो बोरोवर होता है वो तैयार होता है कि वो पे करेंगे एक पीरियोडिक इंटरेस्ट को और रिटर्न कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को मैच्योरिटी के दौरान। प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड जो है इसको डिजाइन किया गया है रोकने के लिए वेस्ट और फाइनेंस करने के लिए प्लास्टिक कलेक्शन और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को, घना और इंडोनेशिया जैसे कंट्री के लिए। जो रिपेमेंट है वो इन्फ्लुएंस है जो सेल है प्लास्टिक और कार्बन ऑफसेट क्रेडिट का, उसके मदद से इन्वेस्टर को मिलता है प्रिंसिपल वापस जब एंड हो जाता है 7 ईयर का टर्म, और ये गारंटीड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें मिनिमम इंटरेस्ट पेमेंट जो है 1.75% का है। ये जो इनिशिएटिव है ये सिग्नल करता है फर्दर ग्रोथ को नेशन कार्बन क्रेडिट मार्केट का। The plastic bond follow previous outcome bond including Rhino bond for wildlife conservation in Africa and emission reduction link bond for water purification project in Vietnam. और जो प्लास्टिक बॉन्ड है ये फॉलो कर रहा है जो प्रीवियस आउटकम था बॉन्ड का उसी को, जिसमें कि आपका राइनो बॉन्ड था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अफ्रीका के, और एमिशन रिडक्शन लिंक बॉन्ड था वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए वियतनाम पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, इसको आप फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए हमारा जो वीडियो है वो नहीं आएगा, बहुत जल्द हमारा न्यू सेशन हम चालू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।